गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप क्लियर कर देंगे, आपको साउंड क्लियर विजुअल और ऑडिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? हम लोग कल पढ़ रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन मिरर पे, हमने कुछ क्वेश्चन देखा था। प्लेन मिरर पे जब दो प्लेन मिरर के बीच में एक एंगल होता था तो हमने देखा था कि कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म हो रहे हैं। हमने एक फार्मूला भी देखा था जिस फार्मूले की हेल्प से अगर आपको दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल पता हो तो आप डायरेक्टली आप नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते थे। तो हमने इस तरीके से हमने पूरी नंबर ऑफ इमेज काउंट करने की हमने फार्मूला कल डिस्कस किया था। और हमने प्लेन मिरर के बाद हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, और हमने दोनों का डायग्राम बनाया था कि दोनों का दिखता कैसे, और दोनों का हमने दिखाया था कि पोल कहाँ पे होता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर कहाँ पे होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आप साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं। साइन कन्वेंशन आप कैसे लेते हैं, मतलब यू को आप कब पॉजिटिव लेंगे, वी को आप कब नेगेटिव लेंगे, फोकल लेंगे तो कब आप पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, हमने पढ़ा था। फिर लास्ट में हमने क्लास के लास्ट में हमने डिस्कस किया था, हमने लिखा था मिरर फार्मूला हमने पढ़ा था, और मैग्निफिकेशन वैल्यू का हमने फार्मूला लिखा था, मैग्निफिकेशन पावर का हमने फार्मूला लिखा था। तो देखते हैं, हम फिर से आज इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल पढ़ा था कि मिरर फार्मूला, हमने कल पढ़ा था मिरर फॉर्मूला। हमने देखा था क्या था उसका, क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था 1/f = 1/u + 1/v होता है। एंड हमने लिखा था मैग्निफिकेशन वैल्यू, हमने लिखा था मैग्निफिकेशन वैल्यू बोले या मैग्निफिकेशन स्ट्रेंथ बोले, ये था। इसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू थी -v/u = h2/h1। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पे। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे आपका कॉनकेव मिरर। ये है आपका कॉनकेव मिरर, तो ये है उसका मेन एक्सिस, ये है इसका पोल, और आपको दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है ओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट है O। इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसके पोल से है आपका 15 सेंटीमीटर, और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ f वो दिया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि इस मिरर, ये मिरर है, इस मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए इस तरीके से तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। मतलब इसका जो v है, v का मतलब क्या है, v का मतलब है इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। v का मतलब क्या है, पोल से जितनी भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, आप जितनी भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे, सभी डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करेंगे। कहाँ से मेजर करेंगे, आप पोल से मेजर करेंगे। तो पोल से मेजर करेंगे तो आपको बताना है कि पोल से कितने डिस्टेंस पे आपका इमेज फॉर्म होगा, ये आपको बताना है। तो आप सोचिए 1 मिनट, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या करेंगे सोचिए आप।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आपको पता है कि मिरर फार्मूला है 1/f=1/u + 1/v। ये तो फार्मूला हुआ, लेकिन फार्मूले में आपको वैल्यू भी दी गई है। आपको क्या वैल्यू दी गई है? आप अगर f की वैल्यू भी लिखें, ये क्या है? ये इस मिरर को बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि जो कॉनकेव मिरर होता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो लेफ्ट साइड बनता है। लेफ्ट साइड बनता है मतलब इस साइड बनता है इसका फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ इस साइड बनता है। और अगर इस साइड इसका फोकल लेंथ बनता है, तो जब आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे, तो ये हुआ आपका पोल। इस पोल से आप अगर इस और आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो आपको इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। देखिए ऑब्जेक्ट से रे कैसे आ रहा है? ऑब्जेक्ट से रे आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये हुआ रे का डायरेक्शन। और आपको पता है हमने कल डिस्कस किया था कि हम रे के डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव। अगर आप रे के डायरेक्शन को मानते हैं पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव इस तरीके से लिखेंगे। मतलब रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मतलब ये लेफ्ट ये राइट। आप लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, डिस्टेंस मिलेगी, उसको पॉजिटिव लिखेंगे। लेफ्ट टू राइट, क्योंकि रे लेफ्ट टू राइट आ रही है। अब अगर आप फोकल लेंथ को लिखें, फोकल लेंथ का डिस्टेंस देखें, तो सारे डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करेंगे। सारे डिस्टेंस को आप कहाँ से मेजर करेंगे? सारे डिस्टेंस को आप पोल से मेजर करेंगे। और अगर पोल से मेजर करते हैं तो इसका फोकल पॉइंट इधर कहीं बनेगा, लेफ्ट साइड कहीं बनेगा, इधर कहीं फोकल पॉइंट। और पोल से लेकर फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको पोल से फोकल पॉइंट तक कहीं आना पड़ेगा। पोल से फोकल पॉइंट तक आना पड़ेगा मतलब आपको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा, राइट साइड से लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। देखिए हमने फोकल लेंथ का डायरेक्शन बनाया है। आपको पोल से मेजर करना है फोकल पॉइंट तक का, तो आप पोल से आएंगे लेफ्ट साइड, मतलब आप डायरेक्शन ऑफ रे के अपोजिट जा रहे हैं। तो आपको जो f की वैल्यू मिलेगी वो इस डायरेक्शन में मिलेगी। और इस डायरेक्शन को आप क्या लिखेंगे? माइनस। f की वैल्यू कितनी है? 20, लेकिन आप लिखेंगे -20। -20 आपने क्यों लिखा? आप जब रे के डायरेक्शन में जाएंगे तो सारी वैल्यू को लिखेंगे प्लस। जब इस रे के अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे या डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो आप उस वैल्यू को लिखेंगे नेगेटिव। तो हमने लिखा नेगेटिव। अब देखिए u का मतलब क्या है? पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। तो पोल से लेके जब आप ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस लिखेंगे तो ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन इस 15 को प्लस लिखिए या माइनस, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा जब आप पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, पोल से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, फोकल पॉइंट हो या फिर इमेज हो, सारे डिस्टेंस को आपको पोल से मेजर करना है। अगर आप पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करें, तो आप पोल से ऑब्जेक्ट तक जब जाएंगे तो आप रे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब आप रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको जो साइन है, जो चिन्ह है, वैल्यू आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। तो u की वैल्यू 15 है, लेकिन आप इसको लिखेंगे नेगेटिव, राइट। तो ये आपको दो वैल्यू मिल गई, फोकल लेंथ और आपको u मिल गया। अब इस वैल्यू इस फार्मूले में पुट करके देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू। तो पुट करते हैं इसमें। पुट करते हैं 1/f है, 1/f की वैल्यू है -20, तो 1/u है, 1/u की वैल्यू है -15 प्लस 1/v। तो अगर 15 इधर लेके जाएं तो आंसर आएगा -1/20, ये हो गया प्लस 1/50 इक्वल टू 1/v। अगर यहाँ से कॉमन निकालें तो ये 20 है, ये 15 है। 20 का मतलब क्या है? 5 × 4। इसका मतलब क्या है? 5 × 3। मतलब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? 1/5 कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या? 1/-4 प्लस 1/3 बचेगा इक्वल टू 1/v। तो 1/5 को 1/5 आप लिख दीजिए, फिर 4 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 12। 3 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा -3। 4 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 4 इक्वल टू 1/v। तो आंसर कितना आएगा इसका? 1/5 का 1/5, 4 - 3 कितना आएगा? 1/12। आंसर कितना आएगा? 1/v। तो 12 × 5 कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 1/60।
अब ये जो 60 वैल्यू मिली है ये 1/v का वैल्यू है। तो अगर आपको v का वैल्यू चाहिए तो आपको रेसिप्रोकल का निकालना पड़ेगा, मतलब इनवर्स निकालना पड़ेगा, मतलब उल्टा करना पड़ेगा। इसको आप जैसे पलटेंगे तो आपको v मिलेगा, v वैल्यू मिलेगी 60 मतलब 60 वैल्यू कहाँ मिल रही है, 60 वैल्यू मिल रही है आपको पॉजिटिव मिल रही है। इसका मतलब क्या है, आपको इमेज किधर मिलेगा, इमेज मिलेगा आपको रे के डायरेक्शन में। आपको इमेज कहाँ मिलेगा, इमेज आपको मिलेगा रे के डायरेक्शन में। रे के डायरेक्शन मतलब आपको इमेज कहीं इधर नहीं मिलेगा, रे के डायरेक्शन मतलब इधर नहीं, रे के डायरेक्शन क्या है, रे के डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। तो आप पोल से अगर इधर जाएं तो आपको इधर जाना पड़ेगा रे के अपोजिट, अगर पोल से आप इधर जाएं तो आपको रे के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब इमेज कहीं यहाँ कहीं बनेगा। और इसका डिस्टेंस होगा प्लस 60 सेंटीमीटर। पोल से लेके इसका डिस्टेंस कितना होगा, प्लस 60। प्लस बताता है कि वो इमेज इधर बनेगा रे के डायरेक्शन में। आपको सारे डिस्टेंस को आपको पोल से मेजर करना है। अगर आप पोल से डिस्टेंस को मेजर करते हैं और डिस्टेंस को मेजर करते टाइम अगर आप डिस्टेंस को देखें, अगर आप रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे पॉजिटिव, और रे के डायरेक्शन के अपोजिट आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको आप लिखेंगे नेगेटिव। तो आप इसको लिख लेंगे। देखिए अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए m निकालना चाहें, मैग्निफिकेशन वैल्यू इसकी निकालनी चाहें तो m की वैल्यू कैसे निकलेगी, m की वैल्यू हमने लिखा है -v/u। तो -v/u -v/u इसकी वैल्यू होगी h2/h1 के बराबर, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। -v माइनस माइनस v का वैल्यू कितना है 60, हम लिखा 60। u का वैल्यू कितना है -15। आंसर कितना आया 4 के बराबर। 4 किसके बराबर होगा, h2/h1 के। h2 का मतलब होगा h2/h1। h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ इमेज है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। मतलब अगर ये मानते हैं आप कि इमेज का यहाँ साइज है h ऑब्जेक्ट, तो जो यहाँ पे इमेज बनेगा, इमेज का साइज होगा h ऑफ i, और इसका जो साइज होगा इसका 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स ऑफ h0। इतना बड़ा बनेगा आपको। जो मैग्निफिकेशन वैल्यू है ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का साइज उसके इमेज से क्या रिलेशन लिए हुए है, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, या इमेज उसका उल्टा बन रहा है मतलब उसका इनवर्स बन रहा है, या फिर सीधा बन रहा है, रियल बन रहा है, इमेजिनरी बन रहा है, सब आपको पता चलता है मैग्निफिकेशन वैल्यू निकालने से। तो m की वैल्यू आ जाएगी +2 का मतलब है ग्रेटर देन 1। जब भी m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी तो आप बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो आपका इमेज है वो बड़ा बन रहा है। तो आप जब भी m की वैल्यू निकालें, नोट है ये, नोट m की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 आए, m नहीं मोड ऑफ m की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन 1 आए तो आप बोल सकते हैं कि जो इमेज है, इमेज उसका जो साइज होगा h हाइट क्या होगा, h ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। इमेज में जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। इतना लिख सकते हैं आप।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर makes image two times of its object size then find out the object distance from its pole। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब आपको फोकल लेंथ दी गई 20 सेंटीमीटर और आपको बोल रहा है कि जो ये कॉन्वेक्स मिरर है ये किसी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो 2 टाइम्स है, मतलब उससे दुगना बड़ा है। कितना बड़ा है? उससे दुगना बड़ा है। जब उससे दुगना बड़ा है तो आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का उसके पोल से डिस्टेंस क्या होगा, मतलब वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी जाएगी कि उसका ये इमेज उसके साइज का डबल बना रहा है। ये आपको दिया गया क्वेश्चन। इसको डायग्राम में थ्रू समझते हैं। डायग्राम अगर बनाना चाहें हम तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से। ये हो गया मेन एक्सिस, ये कॉन्वेक्स मिरर, और इसका जो फोकल लेंथ है आपको पता है, इसका जो फोकल लेंथ है वो बनता है पीछे की, मतलब इधर नहीं बनता है इसका फोकल पॉइंट इधर बनता है। ये पोल है, मतलब अगर यहाँ से इधर की ओर जाए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे आ रही है, इस डायरेक्शन को आप मानेंगे प्लस, और पोल से आप फोकल की ओर जाएं, पी से एफ की ओर जाएं आप, तो इस पी से एफ की ओर जाने का यही मतलब है कि आप रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, पी से एफ की ओर जाने का ये मतलब है कि आप रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आप रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको जो फोकल लेंथ मिलेगा उस फोकल लेंथ को आप क्या लिखेंगे? फोकल लेंथ कितना है आपका 20, इसको लिखेंगे 20, लेकिन इसका जो साइन है लिखेंगे प्लस भी लिखेंगे, क्योंकि पोल से फोकल पॉइंट की ओर अगर आप जाएंगे तो आप रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और रे के डायरेक्शन में अगर आप जाएं तो हर एक डिस्टेंस को आप पॉजिटिव लिखते हैं। ओके राइट। फोकल लेंथ दिया है और आपको m की वैल्यू दी गई है, f की दी है आपको +20 और m की वैल्यू दी गई है आपको 2, मतलब m की वैल्यू दी गई है आपको 2 मतलब कि वो ऑब्जेक्ट का 2 टाइम्स मतलब डबल साइज का इमेज बना रहा है। इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको दिया है ना हाइट ऑफ इमेज कितना है? हाइट ऑफ इमेज है 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आंसर आएगा 2, मतलब जो आपको m की वैल्यू दी गई है वो 2 के बराबर दी गई है। और आपको निकालना है u, u भी निकालना है। तो आपको एक फार्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें m भी हो, f भी हो और u भी हो। तो आपको देखना पड़ेगा m का वैल्यू, अगर आप देखें फार्मूले में तो m का वैल्यू होता है -v/u, है ना। लेकिन आपको ना u पता है ना आपको v पता है, तो आपको दोनों ही नहीं पता है तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता होगा, इसको नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/u + 1/v। ये मिरर के लिए होता है, लेंस के लिए अलग फार्मूला होता है, तो ये मिरर के लिए होता है। तो अगर आप देखें 1/f = 1/u + 1/v, अगर हम -v/u बनाना चाहते हैं
तो आपको यहाँ पे v का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप v का गुणा करते हैं तो आपका आंसर कितना आएगा, v अपॉन एफ, यहाँ आएगा v अपॉन यू प्लस 1, राइट। अगर v अपॉन यू को आप उधर लेके जाएं तो आपको बनेगा माइनस वी अपॉन यू, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको इधर लेके आए आपको मिलेगा -1 माइनस वी अपॉन एफ। तो माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, एफ माइनस वी अपॉन एफ के बराबर, ठीक है, एफ माइनस वी अपॉन एफ के बराबर। तो ये मिल गया आपको एफ की वैल्यू। लेकिन आपको इतना लिखिए, इसको लिखिए इक्वेशन नंबर 2। तो लिखिए, फिर एक तीसरा भी लिखते हैं हम लोग। तो जो आपको इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको m की वैल्यू की क्या मिली थी, माइनस वी अपॉन यू। इसको आपने सोल्व किया तो आपने पाया कि m की वैल्यू आप लिख सकते हैं f माइनस वी अपॉन f, और इसको अगर आप सेम ऐसे और सोल्व करें तो आपको मिलेगा f अपॉन f माइनस यू। ये आपको फार्मूला मिलता है, ये निकालने के बाद हमने निकाला। देखो, हमने मिरर फार्मूला से हमने निकालने की कोशिश किया है। तो अब अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड अगर v का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा v बाय f, ये v बाय u, v का मल्टीप्लाई होगा v अपॉन v, क्या हो जाएगा बराबर v अपॉन u को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए माइनस हो गया, इसको राइट हैंड साइड लेके गए क्या होगा, ये माइनस हो गया, तो f माइनस v अपॉन f ये बन गया। ये किसकी वैल्यू, ये m की वैल्यू है, तो m की वैल्यू हम लिख देते हैं, m की वैल्यू माइनस v अपॉन u बोलें, या फिर m की वैल्यू को f माइनस v अपॉन f बोलें, या m की वैल्यू को f अपॉन f माइनस u बोलें। तो यहाँ पे किस इक्वेशन का काम है, यहाँ पे इक्वेशन किस काम है, आपको m की वैल्यू पता है, आपको m पता है m की वैल्यू 2, आपको f की वैल्यू पता है 20, आपको निकालना है u, मतलब आप इस फार्मूले से इस फार्मूले का फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अगर आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें तो m की वैल्यू है 2, f की वैल्यू कितनी है 20 अपॉन 20 माइनस u, u का वैल्यू आपको नहीं पता है, निकालना है, सॉल्व करते हैं इसको। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20 यहाँ 2 अपॉन 1 मान सकते हैं, तो 20 माइनस u का गुणा इससे होगा, आंसर आएगा 40 माइनस 2u इक्वल टू 20 इंटू 120। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आप पाएंगे 20 इधर आ जाएगा, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 2u, तो 40 में 20 कटेगा 20 इक्वल टू 2u, u का वैल्यू कितना आ गया 20/2, जब आंसर आ गया 10 के बराबर, u का आंसर कितना आ गया 10 के बराबर। तो आपका जो u है पोल से इमेज का डिस्टेंस है वो आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। नोट करेंगे इसे।
इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें, पहले एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसका एक बेसिक डेफिनेशन। तो इट इज द मेजर, इट इज अ मेजर it is a measure of bending it is a measure of bending of light ray when moving from one medium to another medium। मतलब ये बताता है कि कोई लाइट रे है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो कितना अपने नॉर्मल से बेंड होती है, ये उसकी एबिलिटी को बताता है। तो देखते हैं म्यू का वैल्यू फार्मूला होता है, और म्यू फार्मूला होता है C/V। C का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन V होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में अब निकालना चाहते हैं वो मीडियम। तो अगर म्यू का वैल्यू हम कुछ बेसिक मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि जो म्यू का वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल म्यू की वैल्यू होती है 1, किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए, वैक्यूम हिंदी में बोलते हैं निर्वात। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है एयर के लिए, लेकिन इसे हम कभी भी क्या लिखते हैं, म्यू के लिए ग्रेटर देन मतलब एक से कुछ ज़्यादा, 1.004 ऐसा कुछ, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक से कुछ ज़्यादा होता है। तो हम इसको ना म्यू की वैल्यू को, हम इस इक्वेशन को हम म्यू लगभग 1 मानते हैं, 1 इसके लिए, एयर के लिए। वैक्यूम के लिए तो 1 होता ही है, लेकिन हम एयर के लिए 1 मानते हैं। अगर हम वाटर लिखें, म्यू वाटर के लिए होता है 3/2, म्यू वाटर के लिए होता है 3/2, और म्यू अगर हम ग्लास के लिए देखें 4/3। ये थोड़ा अपोजिट हो गया है, ये जो 4/3 है ये वाटर के लिए होता है और ये ग्लास के लिए, ग्लास। और अगर डायमंड के लिए लिखें, डायमंड के लिए म्यू वैल्यू 2 होगी, डायमंड के लिए, हीरा के लिए, डायमंड। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है म्यू की वैल्यू को बताते हैं। देखिए जैसे जैसे मीडियम डेंस हो रहा है, पहले था वैक्यूम, उसके बाद आया एयर, उसके बाद आया वाटर, थोड़ा मीडियम क्या है, धीरे धीरे डेंस होते जा रहा है, सघन होते जा रहा है। वाटर के बाद उससे ज़्यादा डेंस कौन होगा? कांच, मतलब ग्लास। ग्लास से ज़्यादा कौन होगा? डायमंड। तो आप देख पा रहे हैं कि म्यू की वैल्यू जैसे जैसे मीडियम डेंस होते जा रहे हैं, म्यू की वैल्यू इंक्रीजिंग होती जा रही है, मतलब म्यू की वैल्यू जैसे जैसे मीडियम डेंस हो रहा है, म्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आप इसको लिख सकते हैं, और म्यू के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं कि म्यू इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो दोनों ही वेलोसिटी हैं, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। मतलब इसको लिख सकते हैं कि क्या होता है? यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कौन? ये म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसे।
इसके बाद हम लिखना लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन a light ray travels from one medium to another, then it bends to its normal that phenomena is called refraction of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डायग्राम में इसको समझेंगे क्या होता है। मान लीजिए एक प्लेन है, ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ एक लाइट आ रही है कुछ इस तरीके से। जैसे ही लाइट, ये है हमारा मीडियम वन, अगर ये मीडियम वन है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम म्यू वन। अगर ये मीडियम टू है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा म्यू टू। तो जब भी एक लाइट ऐसी इस तरीके से आएंगी, जब आएंगी ये रे और इस नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने पढ़ा हुआ। तो जब इस मीडियम में जाती है तो होता क्या है, अगर आप ये बोले कि μ2 की वैल्यू μ1 से ज़्यादा है, μ2 की वैल्यू μ1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है आप बोलना चाहते हैं कि जो सेकंड मीडियम है वो ज़्यादा डेंस है। अगर सेकंड मीडियम ज़्यादा डेंस है तो क्या होगा, जो रे है जिसको जाना चाहिए था कुछ इस तरीके से सीधे सीधे निकल जाना चाहिए था, वो निकलता नहीं है, वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। मुझे मतलब कुछ ऐसे, ये नॉर्मल की ओर बेंड हुई, ये है आपका नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। अगर कैसा है, अगर मीडियम के डेंस है तो ये हो गया, इसको बोलेंगे आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर इन दोनों के बीच हम रिलेशन निकालें तो एक स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने एक रिलेशन दिया था कि μ1 पहला मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इनटू साइन आई इक्वल टू μ2 इनटू साइन आर, ये आपस में इक्वल होते हैं। और अगर हम इसका रेशियो निकालें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। तो इसको हम बोलते हैं स्नेल लॉ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम स्नेल्स लॉ। सो हम बोलते हैं स्नेल लॉ। तो इस पे भी हम एक एग्जांपल भी देखते हैं, कितना लिख लेंगे।
क्या करते हैं, अब हम लेना चाहते हैं क्वेश्चन ये है, आपको दिया गया है कि जो μ1 है वो है आपका एयर, और आपको आई की वैल्यू दी गई है आपको 30 डिग्री। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर μ2 यहाँ पे वाटर है, ये मान लीजिए है वाटर, ये पूरा वाटर क्या है, ये पूरा वाटर है, मतलब एक साइड है आपका एयर, क्या है एयर, एक साइड क्या है आपका वाटर। तो वाटर और एयर में ज़्यादा डेंस कौन है, ज़्यादा डेंस है वाटर, तो वाटर का वैल्यू होगा ज़्यादा होगा। तो एक साइड वाटर है, एक साइड है एयर। आपको पूछ रहा है कि अगर वाटर है एक साइड है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, एक का आई है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और 30 डिग्री आपको दिया गया है। अगर आपके पास पूछी जाए बताओ आर की वैल्यू बताओ क्या होगा, आर क्या होगा, आर का एंगल ऑफ आर। अगर आपसे एंगल ऑफ आर पूछा जाए किस एंगल पे ये रिफ्रैक्ट होगा या किस एंगल पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल से बढ़ाती हुई आगे बढ़ेंगी। अगर आपको आर का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो आप आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। μ1 क्या है, μ1 है आपका एयर का म्यू कितना होता है 1, sin i की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, μ2 क्या है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3 इनटू sin r के बराबर। तो sin 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2 4/3 sin r। तो sin r की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4 इंटू 2, आंसर आ गया 3/8। तो ये आ गया sin r का आंसर। तो यहाँ से r एंगल ऑफ r लिख सकते हैं आप लोग sin इनवर्स अपॉन 3/8, ये हो गया आपका आंसर। और अगर आप इसका एप्रोक्सीमेशन एनालिसिस करें तो आपको पता है कि ये 3/8 है, 3/8 ये इसकी वैल्यू हाफ से कम है, मतलब अगर यहाँ पे 4 होता तो 4/8 का मतलब आंसर कितना होता 0.5, 1/2 0.5। तो अगर 0.5 होता तो r का वैल्यू क्या मिलता आपको, r की वैल्यू आपको मिलती 30 डिग्री के बराबर। लेकिन ये 4 तो है नहीं 3 है, तो इसकी वैल्यू आपको और कम मिलेगी। इसका मतलब ये है कि जो आपको एंगल ऑफ r मिलेगा, एंगल ऑफ r इसकी वैल्यू लेस देन 30 डिग्री होगी, लेस देन 30 डिग्री होगी। sin 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2, लेकिन ये तो 1/2 से भी कम है, इसकी वैल्यू 0.1/2 का मतलब 0.5, और इसकी वैल्यू लगभग आएगी 0.4 के आसपास आएगी। इसका आंसर अगर आप निकालें इसका वैल्यू तो लगभग 0.4 के आसपास आएगी, और 0.4 0.5 से कम है, मतलब जो एंगल आप निकालना चाहेंगे तो एंगल 30 डिग्री से कम आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आ रहा है, और आगे आने वाला मीडियम आपको डेंस मीडियम है, ज़्यादा डेंस मीडियम है, तो जो रे होती है ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये थोड़ा झुक गया, एंगल क्या हो गया, कम हो गया, 30 डिग्री से एंगल कम हो गया। सब लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन सरफेस, ये हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक। मिटाया जाए कुछ पार्ट, सॉल्यूशन का क्वेश्चन पार्ट मिटाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये सरफेस है, इस साइड का मीडियम अलग है, यहाँ पे मान लीजिए मीडियम है μ1,
यहाँ पे है मीडियम म्यू2। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रखा गया, यहाँ पे मान लीजिए इसका डिस्टेंस है d1 के बराबर। तो यहाँ से जब एक रे यहाँ से इस तरीके से, ये क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जब एक रे ऐसे आएंगी तो यहाँ से जाने के बाद वापस या तो इधर निकल जाएंगी या तो वापस आ जाएंगी। जब भी कोई रे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होता है तो वो बेंड नहीं होता, वो सीधे निकल जाता है, या तो सीधे निकलेगा रिफ्लेक्शन होगा या तो सीधे रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा। और एक रे मान लीजिए यहाँ से आप ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे, यहाँ पे भी एक नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। अगर आप ये मानते हैं कि म्यू2 की वैल्यू, एग्जाम्पल है म्यू2 की वैल्यू म्यू1 से ज़्यादा है, म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1, मतलब म्यू2 की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, तब तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये गया ऐसे नहीं, ये एक मिनट रखिए, ये है आपका म्यू1, ये है म्यू2। अगर आप ये बोलें कि ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, अगर आप ये बोलें कि म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से ज़्यादा है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से ज़्यादा है, मतलब जो म्यू2 है उसकी वैल्यू कम है। अगर म्यू2 कम है हम ये बोल सकते हैं कि म्यू1 ज़्यादा डेंस है, मतलब ये डेंस मीडियम है और ये मीडियम क्या है, उसी कंपेरिजन में कम डेंस है, मतलब उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर कम होगा या फिर रेयर मीडियम बोलते हैं, विरल माध्यम, रेयर मीडियम। तो क्या होगा, जब रेयर मीडियम में जाता है कोई रे तो ये नॉर्मल से दूर हट जाता है, मतलब इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन चला जाएगा ऐसे, नॉर्मल से दूर हटता है। तो ये दूर हटता है, देखो एक रे निकल गया ऐसे, एक रे निकल गया ऐसे, तो क्या ये वाला रे और ये रे दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट है, क्या कहीं जाके कट करेगा, कहीं मिलेगा जाके, कहीं नहीं मिलेगा। ये सीधा निकल जाएगा, ये आगे क्यों निकल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे अगर हम तो यहाँ कहीं मिलेगा, ये दोनों यहाँ कहीं मिलेगा। तो इस पॉइंट पे बनेगा इमेज आई और इसका हाइट होगा नीचे यहाँ होगा d2। तो हम एक फार्मूला लिख सकते हैं कि जो d2 है उसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आएगा d1 इंटू म्यू2 अपॉन म्यू1 के बराबर आता है। d2 की वैल्यू d1 इंटू म्यू2 अपॉन म्यू1 के बराबर आता है। d1 क्या है, d1 को आप लिख सकते हैं, d1 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे d1 को आप लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस, और d2 को लिख सकते हैं डेप्थ ऑफ इमेज फ्रॉम सरफेस। तो आप इतना d1 d2 बारे में लिख सकते हैं। और इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल हम कल करेंगे, टाइम हो चुका है आपका, तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बस इतना ही, ओके, थैंक यू।